हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट 2.2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको 4 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बताया था। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, रियल एस्टेट, कमोडिटी, इक्विटी। इक्विटी में हमने म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में विस्तार से सीखेंगे कि कैसे इसमें इन्वेस्ट किया जाए और अपने वेल्थ को किस तरह से बढ़ाया जाए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातों से परिचय करा दूं ताकि इसे समझने में आपको कोई परेशानी ना हो कि शेयर क्या है और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। आसान भाषा में बोले तो यह कंपनी में आपके हिस्सेदारी को दर्शाता है। मान लेते हैं कि एक कंपनी है मार्केट 2.2। इस कंपनी के कुल 1 लाख शेयर हैं जिसका दाम 100 रुपये प्रति शेयर है, और अगर आप इस कंपनी के 1000 शेयर खरीद लेते हैं तो आप भी इस कंपनी में 1% के हिस्सेदार बन जाएंगे और साथ ही साथ इस कंपनी के नुकसान और फायदा में भी बराबर के हिस्सेदार होंगे। अगर आप इसके कुल शेयर को इसके प्रति शेयर के भाव से गुना कर देंगे तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा, यानी इस कंपनी का मार्केट कैप 1 करोड़ रुपए होगा। और जैसे जैसे कंपनी में ग्रोथ होगा तो शेयर का भाव भी बढ़ेगा। अगर आपने 100 रुपये के भाव से शेयर खरीदे होंगे और कुछ साल बाद शेयर का भाव बढ़कर 200 रुपये हो जाएगा तो आपको भी प्रति शेयर 100 रुपये का फायदा होगा और कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़कर 2 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसके ठीक विपरीत अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो शेयर का भाव गिर जाएगा और साथ ही साथ आपको उसी अनुपात में घाटा भी होगा और इस कंपनी का मार्केट कैप भी पहले से कम हो जाएगा। मार्केट कैप के अनुसार कंपनी को 3 भागों में बांटा गया है: स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। जिस कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ से कम होता है उसे स्मॉल कैप कहते हैं। उसी प्रकार जिस कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ से अधिक और 1 लाख करोड़ के नीचे होता है उसे मिड कैप कहते हैं, और जिस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होता है उसे लार्ज कैप कहते हैं। अब आप शेयर क्या है और किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है इसे समझ गए होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। भारत में बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं जो म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करती है, जैसे SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड। एसेट मैनेजमेंट कंपनियां को शॉर्ट फॉर्म में AMC भी कहते हैं। सभी AMC के पास अलग अलग फंड होते हैं, जैसे इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड। फंड के अनुसार इसके फंड मैनेजर भी होते हैं। मान लेते हैं कि 1 लाख लोग को इक्विटी फंड में निवेश करना चाहते हैं तो सभी लोग पैसा AMC के माध्यम से फंड मैनेजर को देते हैं। वो फंड मैनेजर इस फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट होता है। वह अपने स्टडी के अनुसार कुछ कंपनी का चुनाव करता है और आपका पैसा इसमें इन्वेस्ट करता है। चूँकि इसमें एक समूह का पैसा लगा होता है इसलिए इसे म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं। अब AMC को चलाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत है। इसमें भी खर्च होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ऑफिस ऑपरेशन कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट। इसलिए ये आपके दिए हुए फंड से ही कुछ पैसा काट लेता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग फंड के लिए अलग अलग होता है। आइए अब कितने प्रकार के फंड होते हैं इसे समझते हैं। जनरली एसेट क्लास के अनुसार यह 3 प्रकार के होते हैं: इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड। आइए अब एक एक कर इसे समझते हैं। इक्विटी फंड, इस फंड का पैसा शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है। इसके भी अलग अलग भाग होते हैं: लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, सेक्टर फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, ELSS फंड, इंडेक्स फंड। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। लार्ज कैप फंड, ये पैसा लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट होता है। चूँकि ये कंपनी वेल एस्टैब्लिश होती है इसलिए इसमें थोड़ा रिस्क भी कम होता है, लेकिन इस कंपनी में ग्रोथ के चांसेस कम होने के कारण इसमें रिटर्न भी कम होता है। अगला है मिड कैप फंड। ये पैसा मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट होता है। इसमें रिस्क लार्ज कैप से ज़्यादा और स्मॉल कैप से कम होता है और इसका रिटर्न भी इसी अनुपात में होता है। अगला है स्मॉल कैप फंड। ये पैसा स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट होता है। चूँकि ये कंपनी वेल एस्टैब्लिश नहीं होती है इसलिए इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होने के कारण इसमें रिटर्न भी ज़्यादा होता है। अगला है मल्टी कैप फंड। इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कंपनियों में निवेश किया जा सकता है। अगला है सेक्टर फंड। इसमें किसी खास सेक्टर के कंपनी में निवेश किया जाता है, जैसे IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर इत्यादि। नेक्स्ट है डिविडेंड यील्ड फंड। इसमें किसी खास कंपनी में निवेश किया जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देती है।
परंतु इस कंपनी का रिटर्न अन्य की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। ELSS फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, यह एक टैक्स सेविंग फंड है। इस फंड में आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है। इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। एक बार इसमें पैसा डाल देने के बाद आप इसमें 3 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते। अगला है इंडेक्स फंड। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें किसी खास इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे निफ्टी 50, नेक्स्ट निफ्टी 50, IT इंडेक्स एक्सेट्रा। इस फंड में इंडेक्स के अनुसार ही उसी अनुपात में सभी शेयरों में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी यह इंडेक्स को ही रिप्लिकेट करता है, इसलिए इसका रिटर्न भी इंडेक्स के समान होता है। चलिए अब हम डेट फंड को समझते हैं। इस फंड में डिवेंचर, बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें रिस्क कम होता है, इसलिए इसमें रिटर्न भी कम होता है। आखिरी है हाइब्रिड फंड। इसमें डेब्ट और इक्विटी दोनों में निवेश किया जाता है, लेकिन फंड का ज़्यादा हिस्सा इक्विटी में ही निवेश किया जाता है। कुछ खास बातें हैं जो आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। म्यूचुअल फंड 2 प्रकार के होते हैं, ओपन इंडेड फंड, क्लोज इंडेड फंड। ओपन इंडेड फंड को आप कभी भी बाई और सेल कर सकते हैं, लेकिन क्लोज इंडेड फंड को आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इसमें एक स्पेसिफिक टाइम में ही निवेश कर सकते हैं, जब वह NFO यानी न्यू फंड ऑफर लेकर आती है। एक बार इन्वेस्ट करने के बाद आपको इसमें मैच्योरिटी तक रुकना होगा। जनरली इसका मैच्योरिटी टाइम 3 से 4 साल तक का होता है। क्लोज इंडेड फंड स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है। आप उसे स्टॉक मार्केट में बाई और सेल कर सकते हैं, परंतु इसमें वॉल्यूम काफ़ी कम होता है। इसमें बायर और सेलर ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती है। वो फंड जिसमें निवेशित शेयर फंड मैनेजर पर निर्भर करता है, यानी फंड मैनेजर अपने अनुसार उस शेयर का चुनाव करता है और उसमें निवेश करता है, उसे एक्टिव फंड कहते हैं। वो फंड जिसमें निवेशित शेयर फंड मैनेजर पर निर्भर नहीं करता है, उसे पैसिव फंड कहते हैं। इसमें फंड मैनेजर खुद से शेयर का चुनाव नहीं कर सकता, केवल वह इंडेक्स के शेयर को ही रिप्लिकेट करता है, जैसे इंडेक्स फंड और ETF। आप सोच रहे होंगे ये ETF क्या है। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड, यानी यह फंड एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। इसके लिए आपको ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होगी। ये ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट क्या है, ये हम स्टॉक मार्केट के आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आसान भाषा में कहे तो यह एक तरह का क्लोज इंडेक्स फंड है। केवल इसमें कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। एक बार NFO के बाद यह स्टॉक मार्केट में ट्रेड होने लगता है। यह इंडेक्स को ही रिप्लिकेट करता है, इसलिए इसका रिटर्न भी इंडेक्स के समान होता है। एक और ख़ास बात मैं बताना चाहता हूं कि इंडेक्स फंड और ETF में एक ही तरह के समान स्टॉक होते हैं और इनका रिटर्न भी लगभग समान होता है, परंतु इसका एक्सपेंस रेशियो में काफ़ी अंतर होता है। इसलिए अगर लंबे अवधि के लिए निवेश किया जाए तो ETF में ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, परंतु इसका एक निगेटिव साइड भी है। ETF में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है। हो सकता है आपको इसे बेचने समय थोड़ी परेशानी हो। म्यूचुअल फंड के सभी फंड में बहुत सारी कंपनियां या फिर बॉन्ड सिक्योरिटी में हमारा पैसा निवेशित होता है। आसान भाषा में कहे तो यह वेल डाइवर्सिफाइड होता है और इसे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर ऑपरेट करता है, इसलिए इसका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। आप इसमें SIP के माध्यम से 500 रुपये प्रति माह से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें एक बार फंड सिलेक्ट कर लेने के बाद लंबे अवधि तक बने रहना चाहिए। बार बार इस फंड से उस फंड तक जंप नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आप किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और लॉकिंग पीरियड को चेक कर ले। एग्जिट लोड जनरली 1% का होता है। अगर आप इसे 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो 1 साल के बाद जनरली एग्जिट लोड नहीं लगता है। एक्सपेंस रेशियो हर फंड पर अलग अलग होता है, इसलिए आप इसे लेने से पहले ध्यान से देख लें। यह जरूरी नहीं है कि फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो वह ठीक नहीं होगा। हो सकता है उस फंड का फंड मैनेजर वेल एक्सपीरियंस्ड हो। किसी भी म्यूचुअल फंड में हमें 2 ऑप्शन मिलता है, ग्रोथ ऑप्शन, IDCW ऑप्शन, यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल। IDCW में आपको समय समय पर कुछ राशि डिविडेंड के रूप में मिलती रहेगी और ग्रोथ ऑप्शन में यह फिर से निवेशित कर दी जाएगी। मेरा मानना यह है कि हमें ग्रोथ ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना चाहिए, जिससे हमारा पैसा तेज़ी से कंपाउंड हो। और यह डिविडेंड क्या है, हम इसे स्टॉक मार्केट के आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड में 2 प्लान होते हैं, डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में रेगुलर प्लान की अपेक्षा एक्सपेंस रेशियो कम होता है, लेकिन जो लोग म्यूचुअल फंड का ABCD नहीं जानते हैं उनके लिए रेगुलर प्लान ही सही है, क्योंकि उनको एक ब्रोकर मिल जाता है जो उनको फंड चुनने में मदद करता है।
मगर मेरा मानना यह है कि हमें इसे सीखकर डायरेक्ट प्लान में ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में इसमें लाखों रुपए का अंतर हो जाता है। म्यूचुअल फंड में हमेशा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के थ्रू निवेश करना चाहिए और कभी भी अपने SIP को बंद नहीं करना चाहिए, ताकि मार्केट ऊपर हो या नीचे हमारा पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा और हमें एवरेजिंग का फायदा मिलता रहेगा। हो सके तो जब मार्केट नीचे हो उस समय हमें कुछ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर देना चाहिए, जिससे हमारा एवरेजिंग कॉस्ट और कम हो सके और लॉन्ग रन में हमें इसका अच्छा फायदा मिल सके। और साल दर साल हमें अपना SIP अमाउंट को भी बढ़ाना चाहिए, ताकि भविष्य में एक अच्छा वेल्थ बन सके। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आता है कि हमें किस तारीख को SIP डेट रखना चाहिए। मेरा मानना यह है कि डेट कोई भी हो, लॉन्ग रन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। आपको डेट उस अनुसार चुनना चाहिए जिस दिन आपका सैलरी आपको मिलता हो। आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट और चेकबुक की आवश्यकता होगी। अगर चेकबुक न भी हो तो भी काम चलेगा, परंतु आपको KYC के लिए इनके ऑफिस में विजिट करना होगा। इसे खोलने में कोई भी परेशानी हो तो आपको जिस म्यूचुअल फंड में निवेश करना है उसके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर ले, वो आपको पूरी सहायता कर देंगे। हाँ, एक बात और, आजकल बहुत सारे ऐप अवेलेबल है जिनके सहायता से आप इसमें निवेश कर सकते हैं, परंतु मेरा मानना यह है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो सीधे AMC से ही करें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप उसके ऑफिस जाकर उनसे मिल सकें। बहुत से लोगों को एक और अंधविश्वास है कि यह भी सहारा की तरह हमारा पैसा लेकर भाग न जाए। तो दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि यह SEBI के द्वारा रेगुलेट होता है। आपका पैसा बिल्कुल सेफ है और लॉन्ग रन में आपका पैसा बनेगा भी। हाँ, हो सकता है शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटिलिटी के कारण आपका पैसा का वैल्यू कम ज़्यादा हो, परंतु लॉन्ग रन में पैसा बनेगा ही बनेगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने 3000 रुपये हर महीने SIP के माध्यम से 30 साल तक इन्वेस्ट किए। हम इसमें 12% रिटर्न एज्यूम करते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 30 साल में उसने केवल 10,80,000 रुपये इन्वेस्ट किया, परंतु उसका पैसा ग्रो होकर 1,05,89,074 रुपये हो गया। अब आपको निश्चित रूप से कंपाउंडिंग का मैजिक क्या है समझ में आ गया होगा। आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।